जनादेश ये शब्द अपने बहुत सारे मतलब लेकर आता है। जैसे मतलब ये कि राजनीतिक जानकारी रखने का दावा करने वाले धराशायी हो जाते हैं। मतलब ये भी कि ग्राउंड चप्पे चप्पे घूमने वाले पत्रकार भी गलत हो जाते हैं। और मतलब ये भी कि एग्जिट पोल भी धरे के धरे रह जाते हैं जब देश का जन अपना आदेश दर्ज कराता है। कल 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए तो जनादेश की ये व्याख्याएं एकदम साफ हो गई। और ये साफ हो गया कि देश के 3 बड़े राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा और एक राज्य तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार। अब यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे, आखिर बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के क्या कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन चुनाव नतीजे आए 199 के। दरअसल श्री गंगानगर के श्री किरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ था क्योंकि सीट के सीटिंग एमएलए और कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का 15 नवंबर को निधन हो गया। तो नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया। तो 199 सीटों पर क्या स्थिति रही, आइए जानते हैं। भाजपा 115 सीटें, कांग्रेस 69 सीटें, भारत आदिवासी पार्टी 3 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट, निर्दलीय 8 सीटें। दोस्तों, अगर हम सूबे की 2 प्रमुख पार्टियों की बात करें तो वोट प्रतिशत में क्या स्थिति रही। भाजपा 41.7%, कांग्रेस 39.13%, बाकी में अन्य। दोस्तों, ये तो था ट्रेंड हो गए। अब आपको वो नाम बताते हैं जिनके नतीजों ने हैरान कर दिया। सीपी जोशी नाथद्वारा से हारे, रामलाल जाट मंडल से हारे, प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर की सिविल लाइन से हारे, रघु शर्मा केकरी से हारे, ज्योति मिध्रा नागौर से हारे। बाकी जीते हुए दिग्गजों की बात करें तो वसुंधरा राजे झालावाड़ जीती, सचिन पायलट टोंक से जीते, अशोक गहलोत सरदारपुर जोधपुर से जीते, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीकर डिस्ट्रिक्ट से जीते। ये सभी दिग्गज जीत गए। अब चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों खेमों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई, जीतने वाले खेमे की ओर से भी और हारने वाले खेमे की ओर से भी। आपने जीत हार के आंकड़े देखे और नेताओं को सुना। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से कांग्रेस को राजस्थान में ऐसी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप याद करिए राहुल गांधी का वो ट्वीट जो उन्होंने साल 2018 में किया था। इस ट्वीट में एक फोटो थी राहुल गांधी के, एक तरफ थे अशोक गहलोत और एक तरफ थे सचिन पायलट। राहुल गांधी ने लिखा था द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। वो अपनी पार्टी की कथित एकता का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक आप ऐसे कर सकते हैं। सचिन पायलट 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे का विरोध कर रहे थे। वो सत्ता उनके हाथ से छीनना चाह रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गई। वो अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध करने लगे, बगावत करने लगे, गुस्सा दिखाने लगे कि उनको सीएम की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया गया। जब पायलट गहलोत के खिलाफ खड़े हुए तो बहुत सारे नाटकीय दृश्य भी दिखाई दिए। पायलट अपने खेमे के विधायकों को बटोरकर दिल्ली में कैंप करने लगते और गहलोत मन से ही पायलट पर तीखी टिप्पणियां करते। 5 साल तक राहुल गांधी के दावे और सपने की दोनों नेता मिलकर धज्जियां उड़ाते रहे। और राहुल गांधी के ट्वीट की भाषा में ही बात करें तो राजस्थान में रंग बहुत था, रंगबाजी भी बहुत थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसे यूनाइटेड कहा जा सके, भले ही कितने ही दावे क्यों ना किए गए हो। कांग्रेस में एकता का भंश बस गहलोत बनाम पायलट के स्तर पर ही नहीं था, ये विधायकों के स्तर पर भी था। वोटरों को बाई एंड लोर्स अशोक गहलोत से बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो स्थानीय विधायकों से असंतुष्ट थे। ये असंतुष्टि तब ज्यादा बढ़ी जब उन्हीं विधायकों को विधानसभा चुनाव में फिर टिकट पकड़ा दिया गया। नतीजा क्या हुआ, उन्हें वोट नहीं मिले और भाजपा को मिला बहुमत।
अब इस चुनाव नतीजे से जुड़ा एक और फैक्टर देखिए। जब कांग्रेस इतनी ज्यादा झंझट में पड़ी हुई थी तो भाजपा एक बेहतर विकल्प की तरफ सूबे के वोटरों को दिख रही थी। वोटरों को भाजपा में अलग अलग गुट नहीं दिख रहे थे, वहां एक ही गुट था, नरेंद्र मोदी का गुट। भाजपा एकजुट और फोकस्ड विकल्प की तरह दिखाई दे रही थी। भाजपा ने एकजुटता का प्रचार करने का भी कोई मौका नहीं चूका। पोस्टर होर्डिंग पूरे राजस्थान में लगाए गए। पोस्टर में मोदी के अलावा अमित शाह, नड्डा, राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी और वसुंधरा राजे समेत सारे नेता थे। जो नाराज था वो भी, जो चुनाव हारने वाला था वो भी। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का आंकड़ा कुछ इस तरह है। भाजपा 165 सीट, कांग्रेस 64 सीट, भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट। अब आपको वो नाम बताते हैं जिनके चुनाव नतीजे चौंकाने वाले थे। वो नेता जो अपना चुनाव हार गए, उनके नाम हैं फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले की निवास विधानसभा से हारे, नरोत्तम मिश्रा दतिया से हारे, जीतू पटवारी इंदौर जिले की राऊ विधानसभा से हारे, सज्जन वर्मा देवास जिले की सोनकत सीट से हारे। इसके अलावा जो दिग्गज जीत गए, कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीते, जयवर्धन सिंह गुना की राघोगढ़ सीट से जीते, शिवराज सिंह चौहान सीहोर की बुधनी सीट से जीते, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से जीते। परिणाम के बाद अब बात कारणों की, कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के कारण। दरअसल 4 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में एक कार्यक्रम में शिरकत कर पहुंचे। हालात ऐसे बने कि महिलाओं ने उन्हें घेर लिया, उनके गले लगकर रोने लगी। शिवराज स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। महिलाओं ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बीते ही महीनों में शिवराज ने महिलाओं के बीच जगह बनाई है, उनके बीच वो ज्यादा लोकप्रिय हुए और शिवराज को ये लोकप्रियता दिलाने में सबसे बड़ा हाथ है उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना स्कीम। बीजेपी के बड़े नेता इस योजना को गेम चेंजर मानने लगे थे। राज्य में प्रचार करने कोई भी लाडली बहना योजना का जिक्र जरूर किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी इस योजना का प्रचार किया। शिवराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर राज्य में उनकी सरकार फिर से बनती है तो लाडली बहना योजना की रकम 1250 रुपए से बढ़ाकर 3000 कर दिया जाएगा। ये योजना कांग्रेस के लिए चुनौती थी। उन्होंने भी एक काउंटर स्कीम लगाई, ऐलान किया कि सत्ता में आए तो नारी सम्मान योजना लाएंगे। वादा किया गया कि इस योजना के तहत हर उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कांग्रेस ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन शायद महिलाओं का भरोसा जीत पाने में कांग्रेस नाकाम रही। लेकिन शिवराज की सफलता के पीछे दूसरे कारण भी थे। जैसे जब भाजपा ने एमपी में कैंपेन करना शुरू किया तो नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता फील्ड पर उतर गए, अग्रेसिव प्रचार किया। शिवराज सिंह चौहान की पहुंच और उनकी जरूरत को किसी भी हाल में नकारा नहीं गया। दिल्ली और भोपाल के भाजपा प्रकोष्ठ तमाम मोर्चे पर साथ खड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी मौके पर गतिरोध नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर बहुत सारे नेता नाराज भी हुए, लेकिन भाजपा के पास इस नाराजगी को लेकर भी प्लानिंग थी। भाजपा ने अपने 2 सीनियर कैबिनेट मंत्री जमीन पर उतारे, भूपेंद्र यादव और अश्विन वैष्णव। इन 2 मंत्रियों की जिम्मेदारी और काम स्पष्ट थे, गतिरोध खत्म करना। नतीजा शिवराज की मजबूती के रूप में सामने आया। लेकिन शिवराज की मजबूती ही नहीं, कांग्रेस के खेमे से गलतियां भी हुई है। जैसे पूर्वी कमलनाथ पर यह ठप्पा लग जाना कि वो बस छिंदवाड़ा के नेता है, मध्य प्रदेश में उनका संगठन किस स्थिति में है, इस फिक्र को लेकर उनका ग्राउंड पर नदारद रहना। इसके अलावा कांग्रेस से एक और निर्णायक चूक हुई। कांग्रेस पटवारी भर्ती घोटाले पर भाजपा को अच्छे से घेर सकती थी। ऐसा होता तो भाजपा साल 2018 की तरह बैकफुट पर चली गई होती, जब व्यापम घोटाले की वजह से तत्कालीन शिवराज सरकार की किरकिरी हुई थी। लेकिन कांग्रेस इस मौके को भुनाने में चूक गई। उसने बस इतना आश्वासन दिया, जब हम सरकार बनाएंगे घोटाले की जांच कराएंगे। एक मजबूत आवाज, नदारद, नतीजा सामने। आपने मध्य प्रदेश की नतीजा तजवीज लिया। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। भाजपा 55 सीटें, कांग्रेस 35 सीटें। अगर वोट परसेंट की भाषा में बात करें तो भाजपा 46.37%,
कांग्रेस 42.11%, अन्य 12%। अब बारी उन नेताओं की जिन्होंने अपने चुनाव परिणाम से चौंका दिया, मतलब उनकी हार अप्रत्याशित थी। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर, विजय बघेल पाटन, अमित अजित जोगी पाटन, ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण। ये सभी नेता अपनी अपनी सीटों पर चुनाव हार गए। बाकी रमन सिंह, भूपेश बघेल, ओपी चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल जैसे सभी बड़े नेता अपनी अपनी सीट बचाने में सफल रहे। अब कारण पर आते हैं। भाजपा की सफलता प्रमुख रूप से इस राज्य में भी महिलाओं पर टिकी रही और ऐसा करने के लिए भाजपा ने एक स्कीम लॉन्च की। सत्ता में आने से पहले ही स्कीम का नाम था महतारी वंदन योजना। इस योजना के तहत भाजपा ने विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए बांटने का वादा किया और कहा कि वो चुनाव जीत गए तो वो स्कीम लागू करेंगे। महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए भाजपा ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। भाजपा ने इस योजना में शामिल होने के लिए फॉर्म भी भरवाए और ये फॉर्म भरने 100-125 लोग नहीं आए। औसतन हर विधानसभा में 50,000 से अधिक फॉर्म भरवाए गए। महिलाओं को हर महीने 1000 का शुद्ध लाभ दिखाई देने लगा था। महिलाओं ने वोट से इसका जवाब दिया। इसके अलावा भाजपा ने एक और वादा किया, भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए का बोनस देने का। इसके अलावा भाजपा ने नेतृत्व के स्तर पर प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पुराने नेताओं के सामने युवा नेताओं की नई खेप खड़ी की। ओपी चौधरी जैसे आईएएस की सेवा से निकालकर पार्टी में आए और प्रदेश के महासचिव बने। नए रिशफल से नेताओं को जो दिक्कत हुई, भाजपा ने उस दिक्कत का शमन करने के लिए पवन साई, ओम माथुर और मनसुख मवाड़िया को दिल्ली से रायपुर भेजा, जिससे स्थितियां दुरुस्त रह सके। इसके अलावा कांग्रेस के पास अपनी दिक्कतें थी। वो बस्तर संभाग में धर्म परिवर्तन जैसी समस्याओं को काउंटर नहीं कर सकी, जिसका लाभ केदार कश्यप जैसे भाजपा नेताओं को हुआ, जिन्होंने नारायणपुर जैसी आदिवासी बहुल सीट बस ये नैरेटिव बनाकर निकाल ली कि कांग्रेस आदिवासियों को ईसाई बना रही है। इसके अलावा कांग्रेस धान को लेकर अपनी स्थिति का भरपूर प्रचार भी नहीं कर सकी। रमन सिंह की 2013 से 18 वाली सरकार इसलिए ही अधपतन हो गई थी क्योंकि सरकार धान खरीद का दाम बढ़ाने में असफल रही। 2018 में भूपेश बघेल ने धान का दाम बढ़ाने का वादा किया और वो सरकार में आ गए। 5 सालों तक उन्होंने लगातार धान खरीद का दाम बढ़ाया और किसानों को अपनी फसल का अच्छा पैसा मिला। फिर 2023 में ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी ही उपलब्धि नहीं गिना सके। दोस्तों, ये वो 3 राज्य हो गए जो भाजपा ने स्पष्ट बहुमत से जीते। अब बारी आती है तेलंगाना की, जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब बात करते हैं वोट शेयर की। कांग्रेस 39.45%, बीआरएस 37.88%, भाजपा 13.92%, एआईएमआईएम 2.3%, सीपीआई 0.35%। सबसे पहले बात सीएम केसीआर की। वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, गजवेल और कामारेड्डी। गजवेल जीत गए, लेकिन कामारेड्डी भाजपा के कतिपल्ली वेंकटरमन रेड्डी से हार गए। उनके बेटे केटी रामाराव सिरसिल्ला सीट से जीत गए। रेवंत रेड्डी भी कामारेड्डी से खड़े हुए थे, जहां जाहिर है कि वो हार गए, लेकिन अपनी दूसरी सीट कोंडगल से जीत गए। टी राजा सिंह गोशमहल से जीत गए। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा से जीत गए। नतीजों के बाद अब कारण। सबसे पहला कारण सीएम केसीआर के प्रति एंटी इनकम्बेंसी। लंबे समय से केसीआर की सरकार के खिलाफ ये भावना वोटर में घर की हुई थी। वहीं लंबे समय तक केसीआर इन आरोपों का भी सामना करते रहे कि वो एक फार्म हाउस सीएम है। वो जनता से क्या, वो विधायकों से भी नहीं मिलते, मंत्रियों तक से नहीं। उन पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने सारे फैक्टर्स को भुनाया, नतीजा सामने। कांग्रेस के संगठन कमजोर क्यों हैं? दिखता है कि नेतृत्व की बात संगठन तक साफ साफ नहीं पहुंच पा रही। इस बार प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया और कई तरह के वादे किए, परंतु वे वादे लोगों को समझ नहीं आए। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रियंका अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाई। कमोबेश यही स्थिति राहुल गांधी की भी रही। उन्होंने प्रचार किया मगर लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाए।
इसके उलट भाजपा में नरेंद्र मोदी समेत सभी नेताओं की बातें लोगों को समझ में आई। चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपनी हार के बड़े कारणों पर जरूर सोच विचार करेगी। नतीजों के बाद राहुल गांधी ने ये जरूर कहा है कि विचार आध्यात्मक संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसका पूरा मतलब समझती है और उसमें यकीन करती है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।